पीछे जितना हम लोग पढ़ रहे थे सारे टॉपिक्स, मतलब कोई अधूरा नहीं बचा है। अब एक जो है हम लोग घुसते हैं एक नए टॉपिक में, वो है एथिक्स एंड मोरालिटी। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा एकदम शुरुआत में, तो पहले हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लासेस चले। कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, की टर्म्स थे, उसको हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग उससे पहले चैप्टर में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और उसमें जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम। ठीक है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने पढ़ा वैल्यूज, इसमें हम लोगों ने पढ़ा नॉर्म्स, और साथ ही में लास्ट में शायद हम लोगों ने पढ़ा वो है कंडक्ट। इस तरीके से एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। वैल्यूज यानी कि मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स पढ़े हम लोगों ने, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर वगैरह वगैरह। वैल्यूज कैसे निर्धारित होती है किसी भी स्पेसिफिक समाज में, कंट्री में, जगह में, वो पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा लास्ट में? कल हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के निर्धारक। नैतिकता कैसे डिसाइड हो रही है, कोई काम नैतिक है कि अनैतिक है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? कोई काम कितना ज़्यादा अनैतिक है या कितना ज़्यादा नैतिक है, उसकी डिग्री क्या होगी, ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी। आज हम लोग घुसेंगे एक नए टॉपिक में, वो है एथिक्स एंड मोरालिटी। दो वर्ड है, एक तो ये पूरा चैप्टर का नाम क्या है, एथिक्स बोला जाता है जनरली ना, लेकिन एथिक्स एज अ वर्ड, एथिक्स किसको बोलते हैं और मोरालिटी किसको बोलते हैं? जब आप गूगल डिक्शनरी पे जाएंगे तो सर्च करेंगे तो दोनों की मीनिंग जो है आपको दिखाई देगी, बहुत हद तक जो दिखाई देगी वो होगी नैतिकता, या उर्दू में अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश टू उर्दू तो आपको मिलेगा अखलाक, या अखलाक जो है, अखलाक समझ रहे हैं ना। तो दोनों की मीनिंग सेम दिखाई देती है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हालांकि एथिक्स जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन किस हद तक अलग हैं? अगर इतने ही अलग हैं तो फिर मीनिंग सेम क्यों देती है? तो आज जो टॉपिक है हम लोग का वो यही समझना है कि एथिक्स और मोरालिटी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं या सेम हैं, सिनोनिमस हैं या नहीं हैं। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची हैं कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों वर्ड पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो यही सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। और जनरली एथिक्स की लैंग्वेज में या आम भाषा में, ज़िंदगी में आप देखेंगे कि ये वर्ड जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे मोरालिटी बोल रहे हैं वहाँ पे एथिक्स भी बोला जाता है, जहाँ एथिक्स बोल रहे हैं वहाँ पे मोरालिटी भी बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ एथिकली सही है, यानी कि नैतिक रूप से ये चीज़ सही है, या फिर बोलते हैं कि ये चीज़ मोरली सही है, नैतिक रूप से ये चीज़ सही है। दोनों में मीनिंग क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा रहे हैं तो दोनों वर्ड क्या हो गया? दोनों वर्ड हो गए सिनोनिमस, यानी कि पर्यायवाची। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक फिलॉसफी की एक और ब्रांच है। वो ब्रांच एक कह सकते हैं कि लैंग्वेज पे बेस्ड। रुकिए पहले क्लियर करने दीजिए, यहाँ पे लिख के समझिए आप लोग। उसको बोला जाता है फिलॉसफी ऑफ क्वाइन। क्वाइन कौन थे? क्वाइन एक फिलोसफर थे, लिंग्विस्टिक फिलोसफर थे। इन्होंने एक एनालिसिस किया, एक पूरी जो है इन्होंने एक ब्रांच दे दी, और इन्हीं के नाम पे, उनका पूरा नाम था विलार्ड वैन ऑर्मन क्वाइन। तो इसी क्वाइन के नाम पे एक फिलॉसफी की ब्रांच बन गई जो कि लैंग्वेज पे आधारित है। और इसी क्वाइन फिलॉसफी के आधार पे एक इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग लेंगे। इसमें सिनोनिमस चीज़ों की बात की गई, सिनोनिम्स की बात की गई।
और उसके आधार पे इन्होंने दो कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा कि सिनोनिम्स जो है दो तरीके के होते हैं, पर्यायवाची शब्द जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। यानी कि हिंदी में बोला जाता है एक पूर्ण पर्यायवाची होता है और एक अपूर्ण पर्यायवाची होता है। दोनों पर्यायवाची में फर्क क्या है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और उसकी मीनिंग बिल्कुल बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे हवा बोलते हैं हम लोग, हवा ना, एक वर्ड उसकी जगह पे यूज कर लीजिए आप वायु, या फिर हिंदी वाले जो हैं वो वायु का कई सारा पर्यायवाची जोड़ सकते हैं, उसमें मीनिंग नहीं बदलेगी। ऐसे पर्यायवाची क्या होते हैं? ऐसे पर्यायवाची को बोलते हैं कंप्लीट सिनोनिम्स या फिर पूर्ण पर्यायवाची। वहीं कुछ ऐसे सिनोनिम्स होते हैं जो पर्यायवाची तो कहे जाते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं क्योंकि उसका सेंस अलग अलग आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक वर्ड यूज होता है विमेन। ठीक है, रुकिए, देखिए, एक वर्ड यूज होता है विमेन। विमेन का मतलब क्या होता है? औरत। एक वर्ड यूज होता है लेडी। लेडी का मतलब क्या होता है? औरत। या फिर एक वर्ड यूज होता है फीमेल। फीमेल का मतलब क्या होता है? औरत या महिला। विमेन का मतलब महिला, लेडी का मतलब महिला। तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लेकिन ये इनकम्प्लीट सिनोनिम्स हैं। जब आप ध्यान से सोचेंगे इन वर्ड्स के बारे में तो आप पाएंगे कि कोई भी जनरली एक महिला है, एक औरत है, तो उसके लिए विमेन वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे तो विमेन वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी हैं जो ठीक ठाक हैं, उनकी एक अच्छी इज्जत है, तो नॉर्मली उस औरत को लेडी कह के संबोधित किया जाता है या लेडीज बोला जाता है अगर एक से ज्यादा है तो। और फीमेल कब बोला जाता है? जब बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात की जाती है, जेंडर के कंटेक्स्ट में बात की जाती है, लिंग के कंटेक्स्ट में बात की जाती है, मेल फीमेल होता है ना, तो जब बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बोला जाता है तो वो हो जाता है फीमेल। ठीक है ना? या विमेन नॉर्मली आप पाएंगे कि उस कंटेक्स्ट में बोला जाता है जब एक अच्छी खासी एज हो जाती है, कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनको विमेन बोलेंगे। लेडी नॉर्मली वहां पे देखिए, देखा करिए नहीं यूज होता है। तो इन सारे शब्दों की मीनिंग क्या आ रही है, अर्थ क्या आ रहा है? सबका अर्थ एक ही है, औरत महिला, लेकिन तीनों को अलग अलग जगह यूज किया जा रहा है, अलग अलग सेंस में। तो ये सिनोनिमस तो हैं, पर्यायवाची तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है या कंप्लीट फॉर्म में ये सिनोनिमस एक दूसरे के नहीं है। तो इसी तरीके से एथिक्स जो है और मोरालिटी, ये जो दो वर्ड है ना जिसको इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, सेम जगह पे यूज कर लेते हैं, ये एक्चुअली में कंप्लीट सिनोनिमस नहीं है एक दूसरे के। ये सिनोनिमस तो हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट सिनोनिम्स बोला जाएगा और अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा। क्योंकि ये कहीं कहीं हो सकता है सेम सेंस में यूज हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे ये अलग अलग सेंस में दोनों शब्दों का इस्तेमाल दिखाई देगा। ठीक है, ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इसकी एटाइमोलॉजिकल मीनिंग। एटाइमोलॉजी जो है ये भी एक ब्रांच है। शब्दों की उत्पत्ति और उसके अर्थ का जो इतिहास है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं जिसमें पढ़ी जाती हैं वर्ड्स की, उसको बोला जाता है एटाइमोलॉजी। ठीक है, तो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग अगर आप देखेंगे उस सब्जेक्ट के थ्रू, जब एथिक्स और मोरालिटी की के इतिहास में आप घुसेंगे तो इससे भी आपको डिफरेंस या जो मैच या जो सेम चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली में है क्या। तो पहला तो हम लोग देखते हैं कि एथिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या मतलब है इसका। एथिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है,
और ग्रीक में एक वर्ड आता है एथिका। इस वर्ड से ये वर्ड जो है धीरे धीरे एथिका चेंज हुआ और एथिका से चेंज होकर ये वर्ड क्या बन गया, एथिक्स। एथिका से पहले इथॉस बना और इथॉस से फिर बन गया एथिक्स। और ग्रीक पीरियड में जहां पे इस वर्ड की ओरिजिन हुई, वहां पे इस वर्ड का मतलब क्या था एथिका का, कस्टम या फिर ट्रेडिशन। आसान भाषा में कह लीजिए कि वहां पे एथिका अगर बोला जा रहा है तो एथिका का मतलब क्या हो गया, रीति रिवाज। अब एथिका का रीति रिवाज से कनेक्शन समझिए और आज के टाइम पे एथिक्स से कनेक्शन समझिए। जो भी रीति रिवाज होते हैं, अगर आप रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या माने जाएंगे कि आप अच्छे इंसान हैं। अगर आप रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप बुरे माने जाएंगे ना। तो जो भी इंसान या जिसके बिहेवियर में रीति रिवाज होते थे, उनकी परंपराएं होती थी, तो माना जाता था कि उसका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा है। और जिस इंसान के अंदर रीति रिवाज नहीं होते थे, वो परंपराओं का पालन नहीं करते थे, तो माना जाता था कि उनका बिहेवियर बहुत बुरा है। तो इसी अच्छे बुरे से ये वर्ड धीरे धीरे ड्राइव होता गया और जो फाइनल वर्ड इस टाइम पे यूज होता है ये निकल के आया एथिक्स। और एथिक्स का मतलब भी क्या हुआ, व्हाट इज एथिकली राइट रॉन्ग की बात होती है ना, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सब समाज के परिप्रेक्ष्य से होता है। ठीक है। वहीं जो दूसरा वर्ड है वो है मोरालिटी। मोरालिटी की ओरिजिन कैसे हुई, मोरालिटी जो वर्ड आया ये आया, इसकी ओरिजिन जो है वो है लैटिन और ये वर्ड आया मोर से। सोशल मोर की बात हुई थी ना, मोर भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग इसको, बट मोर थोड़ा सा इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये इंग्लिश वाला मोर में समाहित हो जाता है। तो इसकी ओरिजिन हुई मोर से, जो कि लैटिन वर्ड था। और इसका भी इत्तेफाक से जो अर्थ आता है वो आता है कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी कि इसकी मीनिंग भी क्या है, रीति रिवाज है, परंपरा है। तो अगर एटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम लोग देखें, एटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर देखा जाए तो दोनों क्या हो गए, कंप्लीटली सिनोनिमस हो गए एक दूसरे के, यानी कि दोनों की मीनिंग सेम है। कोई भी सेंस ले लीजिए, किसी भी जगह इस्तेमाल करिए। ठीक है। अब देखते हैं एथिक्स की लैंग्वेज में इसकी सिमिलैरिटीज, अगर सेम है तो किस हद तक सेम है एथिक्स की लैंग्वेज में, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में किस हद तक सेम है। इनकी सिनोनिमिटी की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा एक सर्कल है ना, ये पूरा जो एक सर्कल है ये मान लीजिए कि मोरालिटी है। ठीक है। और ये दूसरा जो सर्कल है इसको ब्लैक से हम कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया, एथिक्स हो गया। ठीक। तो दोनों वेन डायग्राम में देखिए, मतलब ये जो वेन डायग्राम है दोनों सर्कल को देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ये हिस्सा देखिए ओवरलैप कर रहा है, बीच वाला कर रहा है ना। यानी कि मोरालिटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारी ऐसी मोरल चीजें हैं जो एक्चुअली में एथिकल भी हैं, और ऐसी बहुत सारी एथिकल चीजें भी हैं जो कुछ हद तक मोरल भी हैं, मोरालिटी के फील्ड में भी आएंगी। यानी कि दोनों में सिमिलैरिटीज तो हैं
दोनों में सिनोनिमिटी तो है, दोनों में समानता तो है, लेकिन हर चीज में समानता नहीं है। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो कि बिल्कुल एथिक्स से एकदम अलग हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये साइड वाला, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल कर देते हैं। अब ये हिस्सा देखिए, ये एथिक्स से एकदम अलग है, और ये वाला हिस्सा देखिए, ये मोरालिटी से एकदम अलग है। तो सिनोनिमिटी तो है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स मिलेंगी जहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा, दोनों में अंतर दिखाई देगा, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में फर्क दिखाई देगा। लेकिन जितना फर्क दिखाई देगा उससे ज्यादा दोनों में सिमिलैरिटीज भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, सिनोनिमिटी की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए अपने मन में कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं, या कौन कौन सी ऐसे फील्ड या बातें हैं जो दोनों में आ सकती हैं, जिसको हम लोग एथिकल भी कह सकते हैं, मोरल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, सच बोलना। सच बोलना एथिकली सही है कि मोरली सही है? सच बोलना एथिकली भी सही है, मोरली भी सही है, यानी कि ये बीच वाले इसमें आ जाएगा ना, सच्चाई, ट्रुथ। स्पीकिंग ट्रुथ इज मोरल एंड स्पीकिंग ट्रुथ इज एथिकल ऑल्सो। या फिर ईमानदार होना मोरली भी सही है और एथिकली भी सही है, ठीक है ना? तो ऐसे कई सारे जो है वर्ड्स मिलेंगे जो आपको दोनों जगह पे सिनोनिमिटी शो करते हुए, इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए कि एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ को हम लोग एथिकल बोलेंगे, कौन सी चीज़ को मोरल बोलेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये एथिकली सही है कि मोरली सही है? दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है ना। अगर इतना बड़ा एरिया अगर सेम है, ये बीच वाला बताया ना, ये बीच वाला इतना बड़ा एरिया ये सेम है, तो ये जो साइड वाले दो छोटा छोटा जो चांद दिख रहा है, ये जो डिफरेंस दिखेगा, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये अलग है? उसकी भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। अगर बात कर लेंगे तो जो सिनोनिमिटी वाली बात है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे एक वैल्यू लीजिए। अच्छा, वैल्यू बाद में लेंगे, एग्जाम्पल भी बाद में लेंगे, पहले थोड़ा सा टेक्निकली जो है डिफरेंस समझिए। दो टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? एक एथिक्स, एक मोरालिटी। एथिक्स जो है ये बहुत हद तक प्रोफेशनल होता है, और मोरालिटी जो है ये इनफॉर्मल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म से इसका कनेक्शन नहीं होता। इनफॉर्मल जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, आपके आजू बाजू में आपके पड़ोसी रह रहे हैं वो हो गए, यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन एथिक्स जो है वो प्रोफेशनल होता है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंतर आत्मा, मान लीजिए करिए, एक्सटर्नल इंटरनल बोले ना, मोरालिटी क्या है, ये बहुत हद तक इंटरनल है, और एथिक्स क्या है, वो बहुत हद तक एक्सटर्नल है। इंटरनल समझने के लिए समझिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि ये चीज़ नहीं, सही नहीं है, या ये चीज़ सही है, या ये चीज़ गलत है, आपका दिल कह रहा है, आपका कंसाइंस जहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका कनेक्शन मोरालिटी से है, ठीक है? आपने एक चोर को पकड़ा, जैसे कल मारूफ शम्स ने जिक्र किया घटना का, तो वहां पे चोर पकड़ा गया, चोरी करना क्राइम है, भारत के कानून में लिखा हुआ है, और कानून के मुताबिक आपको उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। ये जो आप, क्या आपके दिल ने कहा ना कि नहीं, चोरी करना जुर्म है, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ये आपकी मोरालिटी नहीं है, ये आपका क्या हो गया, एथिक्स हो गया। प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे आ गया, जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए उसके हिसाब से आपने फैसला ले लिया, ठीक है? इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगा सकता। रूल लिखा है कि हाँ चोरी करना जुर्म है तो जुर्म है, पुलिस केस बनता है तो बनता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, इसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, मजबूरी में इसने चोरी की, और वहाँ पे आप उसको सोचते हैं कि नहीं, पुलिस केस नहीं करेंगे, बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद होगी, हम उसको छोड़ दे रहे हैं, आगे से ये चोरी नहीं करेगा,
यहाँ पे आपने अपने कंसाइंस को सुना, अपने ज़मीर को सुना, तो ये आपकी मोरालिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर नहीं देखा आपने, अपने इंटरनल फैक्टर को तरजीह दी, अपने कंसाइंस को, अपने ज़मीर को तरजीह दी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और उस हॉस्टल का टाइम है कि आप रात में 8 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते, चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, यहाँ तक कि किसी की जान जा रही हो रास्ते में, तो आप भले हॉस्टल को इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ पे ये इशू है, आप आके देख लीजिए, हमको हॉस्टल में एंट्री करनी है 8 बजे, नहीं तो बंद हो जाएगा, हॉस्टल ने यहाँ तक छोड़ दिए। और इत्तेफाक से आप एक बार जा रहे हैं, मतलब हॉस्टल अब वापस जा रहे हैं, एकदम 7:55 हो रहा है, अब एकदम 1 मिनट की दूरी पे हॉस्टल है, अब सामने आपको दिखा कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको एकदम एक भी मिनट लेट किए बिना आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, नहीं तो जान चली जाएगी। और रूल भी है कि हॉस्टल में 8 बजे पहुंचना है। और हॉस्टल में ये भी रूल बनाया गया है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हाँ एकदम किसी की हालत खराब है, एकदम मरने वाली कंडीशन है, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोग उसको देख लेंगे, आप एंट्री करिए हॉस्टल। लेकिन आपका ज़मीर वहाँ पे कह रहा है कि नहीं, अगर हम इसको छोड़ के जाएंगे हॉस्टल में, इन्फॉर्म करेंगे, फिर हॉस्टल वाले पता नहीं कब लेके जाएंगे, कहीं इसको कुछ हो गया तो आप वहाँ पे अपना 8 बजे वाली जो टाइम है, जो एक रूल है, जो लिमिट है, उसको साइड करते हैं और उस बंदे को उठा के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तो आपका हॉस्पिटल लेके जाना रूल्स को तोड़ के, ये आपकी, ये क्या कहेंगे इसको, ये आपका एथिक्स है, ये आपकी मोरालिटी हुई? आप लोग जवाब दीजिए, कोई एक लोग, जो कोई भी जवाब देना चाहे माइक ऑन करके जवाब दीजिए। अगर आप लोग जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, ये उसकी मोरालिटी हुई। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल बात हो रही है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं, यहाँ पे एक दिल अपना इंसान देख रहा है, इंटरनली वो सोच रहा है, उसका कंसाइंस इस्तेमाल हो रहा है, और अपने हिसाब से उसने रूल्स को अपने लिए बस चेंज किया और रूल्स तोड़ के उसको हॉस्पिटल लेके गया, ये उसकी मोरालिटी हो गई। और वहीं अगर वो ये करता है कि कॉल करता हॉस्टल और बोलता है कि यहाँ पे ये हालत है, हम हॉस्टल आ रहे हैं, आप लोग उसको लेके जाइए, तो ये उसका एथिक्स होता। ठीक है, तो दोनों में अच्छा काम होगा, हॉस्टल वाले भी लेके जाएंगे ही उसको, और उम्मीद करिए कि वो गलत सोच रहा था कि नहीं हॉस्टल वाले लेट करेंगे, हॉस्टल वाले भी एकदम फास्ट लेके जाते उसका इलाज करा देते। दोनों में सेम काम हो रहा है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में फर्क होने की वजह से दोनों में अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि उसने जो है एथिकली एक सही काम किया, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो यूज होगा कि मोरली उसने सही काम किया। ठीक है, और अगर वो हॉस्टल वाले को कॉल करके बुलाता तो ये कहा जाता है कि नहीं उसने एथिकली सही काम किया। दोनों में हिंदी मीनिंग क्या आएगी? नैतिक रूप से उसने सही काम किया, अखलाकी तौर पे उसने सही काम किया, लेकिन फर्क आया ना दोनों में। ठीक है, या फिर एक और जैसे कि समझ सकते हैं हम लोग, अच्छा ठीक है, उसको आगे वाले में देखेंगे। एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में है, फिलहाल छोड़ते हैं उसको, लंबा खिंच जाएगा। अगली चीज, ये तो डिफरेंस समझ में आ गया एथिक्स और मोरालिटी में। तो अगर ये डिफरेंस है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं या अपोजिट हैं? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट, हिंदी में क्या बोलते हैं अपोजिट को? विलोम शायद। तो अगर ये इतना डिफरेंस है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्ररी हैं, विलोम हैं? इसको भी चलिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, शुरुआती जो क्लासेस हुई, इंट्रोडक्टरी क्लासेस, उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, वो था एथिकल डायलेमा। सिंगल एल रहेगा, डबल एम रहेगा। ठीक है, एथिकल डायलेमा का मतलब क्या हुआ? एथिकल डायलेमा का मतलब क्या हुआ? डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं डायलेमा।
और एथिकल डायलेमा, एथिकल वर्ड ऐड करने का मतलब क्या हो गया, वो नैतिकता से रिलेटेड है। जैसे डायलेमा कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक डायलेमा हो सकता है एथिकल वर्सेस एथिकल। ठीक है। एक डायलेमा हो सकता है मोरल वर्सेस मोरल। या फिर एक डायलेमा हो सकता है एथिकल वर्सेस मोरल। ये तीन तरीके के डायलेमा दिखाई दे सकते हैं एथिक्स की दुनिया में। मोरल वर्सेस मोरल सबसे फेमस जो होता है डायलेमा, जो आप इंटरव्यूज वगैरह में बहुत सुने होंगे, सेकंड वाला। हो सकता है वर्ड से आप समझ नहीं पा रहे हो, बट अभी एग्जांपल याद दिलाएंगे इंटरव्यू वाला तो याद आ जाएगा। जैसे बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना होगा कि आप अपनी पसंदीदा लड़की या लड़का से शादी करना चाहते हैं और आपके माता पिता राजी नहीं है, और वो केरोसिन का या मिट्टी के तेल का गैलन लेके बैठे हैं कि अगर शादी करोगे तो हम आग लगा लेंगे। तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? सुने आप लोग कभी? अगर सुने हैं तो यही जो डायलेमा है ना, यही जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है, यही है मोरल वर्सेस मोरल। मोरल का मतलब क्या हुआ, अभी एक डिफरेंस बताया ना। जो है, जो उसकी डेफिनेशन है याद रखिएगा मन में। मोरालिटी का कनेक्शन किससे है? इनफॉर्मल वर्ड से है, फैमिली फ्रेंड या फिर जो घरेलू टाइप पे, वही मोरल होता है, मोरालिटी है। एथिक्स का क्या है, वो प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे मोरल वर्सेस मोरल का क्या मतलब है? घरेलू बात हो गई ना। एक कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका रूल रेगुलेशन एक बना के रखा गया, संविधान बना के रखा गया, उसके हिसाब से फैसला लेंगे, नहीं हम प्रेमी को चूज करेंगे, प्रेमी का कुछ नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने जमीर का इस्तेमाल करना है और चूज करना है। तो जहाँ पे जमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इंटरनल फैक्टर को तरजीह आप दे रहे हैं, तो वो मोरल वर्सेस मोरल हो गया। ठीक है। या फिर एथिकल वर्सेस एथिकल, पहला जो हम लिखे हैं ये, यानी कि दो प्रोफेशनल चीजों का डायलेमा यहाँ पे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एक बार इस पे हम एक शॉर्ट भी बनाए थे, रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996। भारत का संविधान कहता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो है गाइडलाइंस के हिसाब से भी बहुत सारी बातें कही जाती है कि धर्म का इस्तेमाल जो है नहीं होगा, प्रचार प्रसार में धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे। तो संविधान जो हमारा है वो क्या है? एथिक्स है ना। कोड ऑफ एथिक्स वो प्रोवाइड कर रहा है, एक रूल रेगुलेशन, एक रोड मैप। और सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, वो भी एथिकल है। वहां पे भी एक प्रॉपर रोड मैप है, उसके हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में क्या हुआ कि संविधान में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में कहा गया कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता, एक मुसलमान मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, एक सिख सिख के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना गैर कानूनी नहीं है, संविधान का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है एक धर्म है, रिलीजन नहीं है। जिस धर्म की बात हम आई थिंक परसों की क्लास में किए थे कि वो बाकी रिलीजन से अलग हिंदुइज्म को दिखाते हैं, हिंदुइज्म एक जीने का तरीका है, ये कहा जाता है। तो उसी से उन्होंने हिंदुत्व को कनेक्ट किया और बोला कि ये धर्म है ही नहीं। संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता, लेकिन हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, इसलिए हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना सही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और ये फैसला अभी तक मान्य है। हालांकि इस पे पिटिशन दाखिल होते रहते हैं, हो सकता है ये फैसला आगे बदल जाए। लेकिन यहाँ पे जो एक डायलेमा दिखाई दिया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मांग सकते हिंदुत्व के नाम से, क्योंकि हिंदुत्व धर्म है ही नहीं। लेकिन एक आम जनमानस, आम इंसान, आप जैसे मेरे जैसे लोग ये तो जानते हैं ना कि हिंदुत्व का मतलब हिंदुइज्म है। वो कोई भी परिभाषा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर हम लोग क्या उंगली उठाएं। लेकिन एक आम इंसान समझ रहा है ना कि नहीं, वो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक पब्लिक के सामने भीड़ में आप जाके बोल देंगे कि हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है आपको, तो वो आम इंसान जो भीड़ खड़ी है वहां पे 10,000 की, 1,000 की, वो तो यही समझ रही ना कि हिंदुइज्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, हिंदुत्व खतरे में है, यानी कि हिंदू खतरे में है। वो इस सेंस में लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंस दिया वो क्या था, वो कहा कि नहीं, हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं, तो इसलिए हिंदुत्व के नाम पे मांगा जा सकता है।
तो एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए तो ये डायलेमा या ये मैटर क्या हुआ, एथिकल वर्सेस एथिकल हुआ, क्योंकि जजमेंट जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो भी एथिकल रहा उनके रूल्स के मुताबिक, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो भी, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है, तो ये दो तरीके के डायलेमा हुए। जो डायलेमा हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एथिकल वर्सेस मोरल। इससे आपको समझ में आएगा कि एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, और हैं तो कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि एक हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है, एक कसम ली जाती है कि वो जिंदगी बचाएंगे लोगों की, किसी को ना नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब सामने एक पेशेंट पड़ा हुआ है, उसकी जान खतरे में, आप कह रहे नहीं हम नहीं देखेंगे, हमको जाना है पार्टी में, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप ओथ लिए हैं, आपको आपका जो है धर्म है उसकी जान बचाना। लेकिन यहीं पे एक और रूल है कि अगर जिसका भी आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। ऐसा नहीं कि आप किसी को रास्ते से उठाए और आके उसका पेट काट के ऑपरेशन कर दिए, नहीं, आपको उससे परमिशन लेनी है। तो अज्यूम करिए एक ऐसा केस है कि रास्ते में एक लड़का पड़ा हुआ है, एक आदमी पड़ा हुआ है, एकदम उसकी मरने वाली हालत है, बोलने वाली कंडीशन ही नहीं है, और एकदम थोड़ा सा टाइम है, तो आप उसका वेट करेंगे कि मतलब वो बोले, ऑपरेशन करें, तो हमारा वो भी बेचारे बोलने की कंडीशन ही में नहीं है, तो आप पूछते रहिए, तब तक वो बेचारा टपक जाएगा। तो ये कंडीशन में क्या हुई, एथिकल वर्सेस मोरल हो जाएगी। अगर आप हिपोक्रेटिक ओथ का यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि नहीं रूल में लिखा है बिना परमिशन के हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, पता चला वो होश में आया, सही हुआ, फिर कहेगा कि किससे पूछ के ऑपरेशन किए थे, वो तो केस दर्ज कर देगा। लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपका कंसाइंस वहां पे कहे कि नहीं, हिपोक्रेटिक ओथ गई तेल लेने, यहाँ पे उसकी जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और उसको लेके चला जाता है ऑपरेशन करने। ठीक है, एक ये केस ले लीजिए। दूसरा एक केस आपके नोट्स में मिलेगा, वो केस है एक एडवोकेट का। जैसे कि एक वकील था, वो केसेस लेता है क्रिमिनल वगैरह का, अच्छा ईमानदार वकील है। ठीक है, अब जितने भी केसेस आजकल आप अपनी नज़र में देखिए तो ऐसे बहुत सारे भी केसेस होते हैं जिसमें कोई क्रिमिनल होता नहीं है, बल्कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और एक वो मुलजिम के तौर पे ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है, अपने आप को निर्दोष साबित करता रहता है। तो ऐसे लोगों का वो वकील केस लेता था जो निर्दोष होते थे, लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगे होते थे कि वो आरोपी हैं, वो मुजरिम हैं। तो ऐसा ही एक केस मान लीजिए, तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, एक वकील है जो ऐसे लोगों का केस लेता था जिसपे ऐसे आरोप लगाए जाते थे कि वो मुजरिम है, बट एक्चुअली में वो मुजरिम होते नहीं थे। तो ऐसा ही एक केस उस वकील के पास आया और उसने उसका केस लड़ने का फैसला किया, लेकिन सुनवाई के दौरान ही बीच केस में उसको पता चलता है कि नहीं, ये एक्चुअल में सच में मुजरिम है, इसी ने मर्डर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब वो वकील तो ईमानदार है, वो सच में ऐसे लोगों को बचाता था जिन पे इल्जाम लगे होते थे, लेकिन एक वकील का धर्म होता है, एक फर्ज होता है कि वो जो केस लिया है उसको ईमानदारी से लड़े। और एक डिफेंस काउंसिल का जो वकील है, उसका धर्म, उसकी ईमानदारी इसी में है कि वो अपने जो भी उसका क्लाइंट है उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करे। ठीक है, तो अगर ये जान रहा है कि नहीं ये एक्चुअल मुजरिम है, उसको बीच केस में पता चल गया, फिर भी अब वो उसको केस लड़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये उसका कोड ऑफ एथिक्स कह रहा है, उसका प्रोफेशनल एथिक्स कह रहा है, एक वकील के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो केस को जारी रखे और पूरा करे। और उसके अंदर से जो उसकी ईमानदारी आवाज दे रही है, गुहार लगा रही है
कि नहीं ये मुजरिम है, मुझे पता चल गया है, तो ये केस लड़ना सही बात नहीं है। एक मुजरिम को बचा लेना, क्योंकि वकील जो है बहुत माहिर है, उसको निर्दोष साबित करके बाहर निकाल देगा, तो एक मुजरिम को बाहर निकालना ये कैसे सही है? तो ये उसकी मोरालिटी कह रही है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? आवाज नहीं जा रही? डिफरेंस समझ में आया? तो अब बताइए कि एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं कि जो है सिमिलर है? तो इसका जवाब मिलेगा आपको दोनों का रिलेशनशिप देखने के बाद। देखिए, एथिक्स और मोरालिटी का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा ही। ये हो गया आपका एथिक्स और ये हो गई आपकी मोरालिटी। कुछ ऐसे, ये जो एरिया दिख रहा है ना बीच वाला, ऐसे कुछ केसेस मिलेंगे जहां पे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों अलग अलग हैं। तो जो एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन हम लोगों ने देखी ना कि एथिक्स और मोरालिटी सेम है, जो उनका ओरिजिन और इतिहास पढ़ के अभी शुरुआत में हम लोगों ने देखा, वो सिर्फ भाषाई तौर पे एक लिंग्विस्टिक वे में वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन एथिक्स की दुनिया में ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों ओवरलैप करते हैं और इंटरचेंजेबली दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात हम लोगों ने समझी अलग अलग एग्जाम्पल से, एथिक्स मोरालिटी का डिफरेंस पढ़ते हुए, एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है कि नहीं ये पढ़ते हुए। ठीक है, तो उम्मीद है कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होगी। है कोई कंफ्यूजन? या कॉन्ट्ररी का एक और एग्जाम्पल अगर आपको समझना है रिलेशनशिप दोनों का, तो कॉन्ट्ररी के एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास एक शक्ति होती है माफी की, किसी भी कल्प्रिट को वो माफी दे सकता है आर्टिकल 72 के तहत, किसी भी मुजरिम को माफ कर सकता है। तो फॉरगिवनेस क्या है? एक वैल्यू है माफी देना। लेकिन अब चूंकि वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने माफी दी, तो ये एथिक्स है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन उन्हीं के घर में किसी का मर्डर हो गया और वो माफ कर देते हैं, केस ही नहीं दर्ज करते, तो ये मोरालिटी हो गई। ठीक है।